हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स के बारे में। सॉलिड्स के पास क्या क्या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इन केस ऑफ स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, कितना फोर्स लगाने पर मटेरियल टूट जाएगा, मटेरियल में डिफॉर्मेशन आएगा, ये डिफॉर्मेशन क्या होता है, इलास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें। तो आइए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो क्लास हमारी शुरू होगी सॉलिड्स के बारे में। तो सॉलिड्स की जहाँ तक बात आती है तो सबसे पहले बात आती है रिजिड बॉडी की। किसकी बात आती है? रिजिड बॉडी। अब रिजिड बॉडी क्या होता है? तो रिजिड बॉडी वो बॉडी होती है जिसमें किसी दो पॉइंट, अगर मान लेते हैं ये हमारा कोई बॉडी है, इसमें दो पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या रहे? कांस्टेंट रहे, तो इसको हम क्या बोलते हैं? रिजिड बॉडी बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में हमने रोटेशन वाले चैप्टर में कवर किया था। अब रिजिड बॉडी के साथ क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, है ना? तो देखा जाए रिजिड बॉडी का जो कॉन्सेप्ट है ये कॉम्पेरेटिव टर्म है, कंपेयर किया जाता है। जैसे मान लीजिए हम कंपेयर कर रहे हैं गुथे हुए आटे से, कंपेयर कर रहे हैं ईंट का। ईंट को ब्रिक्स कहते हैं, डो मतलब गुथा हुआ आटा। इन दोनों का कंपेयर करिए तो एक मुक्का मारेंगे आप आटे पे तो आपका मुक्का छप जाता है, यस और नो? घर पे देखना मम्मी, दीदी, आंटी, भाभी जो लोग हैं वो मुक्का मारते हैं जब आटा पे, तो आटे पे उनका मुक्के का जो सिंबल है वो बन जाता है। वहीं ईंट पर आप मुक्का मार के देखिए तो क्या मज़ा आता है ना? आप ही को उल्टा चोट लगती है। तो ये जो है हमारा रिजिड बॉडी का कॉन्सेप्ट है, कंपेरेटिव टर्म है। रियलिटी में, रियल लाइफ में रिजिड बॉडी 100% होना ये पॉसिबल नहीं है। खैर वो तो बात अलग की है। अब हम बात करते हैं कि अभी तक मान लेते हैं कोई रिजिड बॉडी है, उस रिजिड बॉडी पर अगर हमने फोर्स इंप्लीमेंट किया, क्या इंप्लीमेंट किया? फोर्स। जब हम फोर्स लगाएंगे तो फोर्स क्या क्या कर सकता है? फोर्स क्या कर सकता है? स्टार्ट मोशन, मोशन को स्टार्ट कर सकता है, स्टॉप मोशन, मोशन को स्टॉप कर सकता है। ये दोनों फिनोमेना हम पढ़ चुके हैं, मोशन को स्टार्ट करना, मोशन को रोकना, अभी तक। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर हम किसी बॉडी पर ऐसे फोर्स लगा दें, इधर की तरफ 10 न्यूटन और इधर की तरफ 10 न्यूटन। अब इस बॉडी के बारे में आपका क्या ख्याल है? ये बॉडी क्या सोच रही होगी? ये बॉडी तो ये सोच रही होगी कि 10 न्यूटन से इधर खिंचा रहा है, 10 न्यूटन से इधर खिंचा रहा है। ये ठीक वैसे है, मान लेते हैं मिस्टर ए हैं हमारे, ठीक है, मिस्टर ए हैं, बहुत पहलवान बनते हैं अपने आप को, तो इधर से हमने इधर 50 न्यूटन का फोर्स लगवा दिया और इधर 50 न्यूटन का फोर्स लगवा दिया। अब ये मिस्टर ए मुस्कुरा रहे हैं। सोचिए ज़रा, सिचुएशन को आप महसूस करिए कि 50 न्यूटन दोनों तरफ खींचा जा रहा है, इधर 50 न्यूटन और इधर 50 न्यूटन। एक टाइम के बाद तो बोलेगा ना कि बस करो अब खींचना, है कि नहीं? क्योंकि उसको इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ पुल दिखाई देगा, एक खिंचाव महसूस होगा। तो एक टाइम तक तो ये मुस्कुराएगा, लेकिन जैसे जैसे फोर्स बढ़ाएंगे तो इसका रोना स्टार्ट हो जाएगा कि नहीं अब नहीं, अब नहीं, है ना? तो लाइक दिस, ऐसा ही होता है। अब यहाँ पर आपने देखा कि कुछ टाइम तक ये बर्दाश्त कर गया फोर्सेस को, तो उसी को कहते हैं इलास्टिसिटी। क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी। और उसके बाद इसके हाथों में जो खिंचाव आ रही है, जो इंक्रीमेंट हो रहा है, उसको बोलते हैं डिफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं? डिफॉर्मेशन। अभी मैं इसको और क्लियर करूंगा एग्जाम्पल के थ्रू। तो यहाँ पर आप देखिए, अब इसको कहा जाए संतावना देने के लिए कि काहे टेंशन ले रहे हो, नेट फोर्स तो जीरो है, 50 इधर 50 इधर, नेट फोर्स तो जीरो है, तुमको टेंशन किस बात की है? तो कहेगा ठीक है नेट फोर्स तो जीरो है, लेकिन खींच तो रहे हैं दोनों मेरे को, है ना? तो ये चीज़ जो है यहाँ पर महसूस हो रही है, रियल लाइफ का एग्जाम्पल है। ऐसे ही एक गेम भी होता था, ऐसे रस्सी से दोनों तरफ खींचने वाला, है ना? बच्चे काफ़ी खेलते हैं, इसको पसंद करते हैं। 10 न्यूटन 10 न्यूटन। तो इस बॉडी पे भी अगर देखा जाए तो नेट फोर्स तो जीरो है। अगर आपसे पूछा जाए नेट फोर्स कितना है तो एफ नेट आप क्या लिखोगे? जीरो। लेकिन इस फोर्स का कॉन्सिक्वेंस आप देख रहे हो, फोर्स क्या कर रहा है? फोर्स इसके शेप और साइज में चेंज ला रहा है। क्या ला रहा है? शेप एंड साइज में क्या ला रहा है? चेंज ला रहा है ना? तो जब कभी फोर्स ऐसे लगे कि वो उसके शेप और साइज को चेंज करे तो उन फोर्सेस को क्या बोला जाता है? डिफॉर्मिंग फोर्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डिफॉर्मिंग फोर्स। वो फोर्सेस, जो फोर्सेस किसी बॉडी पर लगकर उसके कॉन्फ़िगरेशन को, उसको शेप एंड साइज को चेंज करने की कोशिश करते हैं, ऐसे फोर्सेस को हम लोग बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है, और डिफॉर्म का मतलब होता है शेप एंड साइज में चेंज होना। डिफॉर्म का क्या मतलब होता है? डिफॉर्म मतलब होता है चेंज इन शेप एंड साइज। शेप एंड साइज में चेंज होने को बोलते हैं डिफॉर्मेशन। तो मोटे मोटे तौर पे हमने ये समझ लिया कि अगर किसी बॉडी पर हम फोर्स लगाते हैं तो बॉडी या तो मोशन करेगी या मोशन रुकेगा।
अगर मोशन वाला कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है, इसका मतलब बॉडी के शेप एंड साइज में चेंज आएगा। समझ में आ रही बात? और ये शेप एंड साइज में चेंज आने के फिनोमेना को डिफॉर्मेशन कहा जाता है। ठीक है, अब मुद्दा ये आता है कि डिफॉर्मेशन कितने टाइप का होता है ना? तो डिफॉर्मेशन जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है 2 टाइप का। कितने? तो डिफॉर्मेशन कितने टाइप के होते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा डायग्राम से हम आपको समझा देते हैं डिफॉर्मेशन का मुद्दा क्या है जो हमको पढ़ना है। अब देखो, ये फोर्स लग गया इधर F और ये फोर्स लग गया इधर F। ठीक है, तो इस फोर्स को हम क्या बोलेंगे? डिफॉर्मिंग फोर्स। और ये दोनों लग के क्या कर रहे हैं? इसके लेंथ को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर डिफॉर्मेशन हमारे कितने टाइप का होता है, तो उसको हमको देख लेना है। डिफॉर्मेशन होता है 2 टाइप का। पहला इलास्टिक, दूसरा होता है प्लास्टिक। ठीक है, इलास्टिक डिफॉर्मेशन और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। इलास्टिक को बोला जाता है टेम्पररी, प्लास्टिक को बोला जाता है परमानेंट डिफॉर्मेशन। मतलब मान लीजिए आपने गूथे हुए आटे पे मुक्का लगा दिया है ना, तो मुक्के का साइन उस पर छप जाता है, तो ये क्या है? प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है। वो फिर बदलता नहीं है, फिर कोई उसको सही कर देगा तो सही हो जाएगा। ऐसे क्ले हैं, क्ले को अगर आप देखें, मिट्टी है, सनी हुई मिट्टी, उस पर आप जो शेप बना दीजिए वो बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ इलास्टिक डिफॉर्मेशन में स्प्रिंग आता है। स्प्रिंग को आप खींचिए एक लिमिट तक खींचेंगे, एक लिमिट के बाद स्प्रिंग वापस नहीं आता है, तो उसको इलास्टिक लिमिट बोलते हैं। वो आगे हम लोग कवर करेंगे, पहले यहाँ पे हम इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो इलास्टिसिटी का मतलब है स्प्रिंग को जब आप खींचते हैं तो वापस से स्प्रिंग अपने शेप एंड साइज़ में आ जाता है। जैसे ही आप खींच के हाथ हटाएंगे आ जाएगा, खींचे हाथ हटाए आ जाएगा वापस अपने शेप एंड साइज़ में। तो इस फिनोमेना को इलास्टिसिटी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए इलास्टिक डिफॉर्मेशन में क्या है? वो डिफॉर्मेशन जिसमें डिफॉर्मिंग फोर्सेस को हम हटाते हैं तो बॉडी अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज़ को रीगेन कर लेती है, तो ऐसे डिफॉर्मेशन को इलास्टिक डिफॉर्मेशन कहते हैं। और ये जो फिनोमेना है बॉडी के अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज़ को रीगेन करने का, इसको इलास्टिसिटी कहा जाता है। इलास्टिसिटी वो फिनोमेना है जिस फिनोमेना में बॉडी अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज़ को रीगेन कर लेती है, इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी। इलास्टिक डिफॉर्मेशन वो फिनोमेना है जिसमें जब डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दिया जाता है तो बॉडी अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज़ को गेन कर लेती है। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जो है, ये ऐसा डिफॉर्मेशन है जिसमें डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव किया जाता है, उसके बाद बॉडी अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज़ को गेन नहीं कर पाती है, तो ऐसे डिफॉर्मेशन को हम बोलते हैं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। प्लास्टिक सिटी भी एक होती है, जैसे इलास्टिसिटी होती है वैसे ही प्लास्टिसिटी होती है। तो प्लास्टिसिटी क्या है? एक फिनोमेना है जिसमें रिमूवल होता है डिफॉर्मिंग फोर्सेस का, तो उसके बाद बॉडी अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज़ को रीगेन नहीं कर पाती। इस फिनोमेना को प्लास्टिसिटी कहा जाता है या परमानेंट सेट कहा जाता है, क्योंकि बॉडी अब सेट हो गई है, बॉडी बदल नहीं रही है ना। तो यहाँ पर हम लोगों ने डेफिनेशंस देखा। इलास्टिक डिफॉर्मेशन के एग्जांपल्स आपके हो जाएंगे, स्प्रिंग हो जाएगा, ठीक है, इसके एग्जांपल हो जाएंगे डो, गूथा हुआ आटा, और क्या हो जाएगा? क्ले हो जाएगा, है ना, मड हो जाएगा। ये सब क्या है? इसके एग्जांपल्स हैं। इसके एग्जांपल्स ढेर सारे हैं। आयरन रॉड हो जाएगा। एक एग्जांपल जो आपको काफ़ी याद होगा, जब आप छत पर जाते थे तो ऐसे 4 सरिया लगा रहता था, सरिया को बच्चा क्या करता है? खींचता है ना, इसको पकड़ करके खींचता है। अब सरिया ऐसे टेढ़ा हो जाता है, फिर वो छोड़ता है तो वो क्या करता है? सरिया ऐसे 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 रोटेट करके फिर सरिया अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज़ पे आ जाता है। ऐसे खींचता है, खींचने के बाद फिर ऐसे वाइब्रेट करके आ जाता है, खींचता है फिर ऐसे वाइब्रेट करके आ जाता है, आवाज़ भी करता है भन्न से, है ना। लेकिन कुछ बच्चे बदमाश होते हैं जो क्या करते हैं? इसको खींच करके इसे पे चढ़ जाते हैं, तो सरिया ऐसे टेढ़ा हो जाता है, फिर वापस ये सीधा नहीं होता, है ना। तो कुछ लिमिट तक ये जो रॉड है हमारा वो क्या करता है? ऐसा बिहेव करता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे, हमने यहाँ पर देख लिया इलास्टिक और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। अब हम लोग बात करेंगे कि ये डिफॉर्मेशन क्यों आता है, क्या मैकेनिज्म है इसका, इलास्टिसिटी का मतलब क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आइए अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट क्या है इनका, कैसे होता है ये सारा चीज़ें, इनको हम लोग देखेंगे। तो इस डायग्राम को आप देखेंगे, ये डायग्राम में हमने दिखाया है कि ये कोई मटेरियल है, इस मटेरियल पे हमने फोर्स लगाया है F। जैसे ही आप फोर्स लगाएंगे तो मटेरियल की टेंडेंसी क्या होगी? मटेरियल ऐसे धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस मटेरियल के अंदर जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, तो एटम और मॉलिक्यूल्स आप जानते हैं सॉलिड के अंदर क्या होते हैं? सॉलिड के अंदर 2 एटम्स जो होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। जब आप इनको खींचेंगे फोर्स से, ठीक है,
तो ये अंदर की तरफ इंटरनल फोर्स जनरेट करते हैं। क्या जनरेट करते हैं? इंटरनल फोर्स। अब होगा क्या कि एक लिमिट तक जैसे जैसे आप खींचते जाएंगे इंटरनल फोर्स भी क्या, जैसे जैसे आप फोर्स बढ़ाएंगे वैसे वैसे ये बढ़ेगा, है ना। तो एक टाइम आएगा जिसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा कि F एक्सटर्नल जो आपने अप्लाइड किया है वो बराबर हो जाएगा F इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स के, है ना। तो इस केस में हमारा जो कंडीशन आता है, और जैसे ही इसको आप हटाएंगे एक्सटर्नल फोर्स को, तो ये वापस अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ जाएगा। लाइक स्प्रिंग को अगर आप देखें तो स्प्रिंग मॉडल में मान लेते हैं ये हमारा स्प्रिंग है और ये हमारे दो ब्लॉक्स हैं, है ना। तो हम इनको ऐसे खींच रहे हैं दोनों तरफ। खींचने के बाद जैसे ही हम फोर्स हटाएंगे वापस से स्प्रिंग भी तो इधर फोर्स लगाएगा अपना इंटरनल। जैसे ही हम ये फोर्स हटाएंगे ये दोनों ब्लॉक वापस से अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज़ पे आ जाएंगे। थोड़ी देर ऑसिलेट करने के बाद फिर वापस अपने शेप एंड साइज़ पे आ जाएंगे। तो इस मॉडल को बोला जाता है स्प्रिंग मॉडल। क्या बोला जाता है? स्प्रिंग मॉडल। स्प्रिंग मॉडल में क्या होता है कि जैसे ऐसे बना देते हैं हम, आपको मिल जाएगा NCERT वगैरह में ऐसा डायग्राम से बना देते हैं। यहाँ पर हमारे ये क्या हो गए, ये सारे समझ लीजिए एटम्स हो गए और ये स्प्रिंग के थ्रू जुड़े हुए हैं। किसके थ्रू जुड़े हुए हैं? स्प्रिंग के थ्रू। ये सब स्प्रिंग हो गया मान लेते हैं। तो ये होगा क्या कि ये जो हमारे मटेरियल्स हैं, मटेरियल्स कह लो या एटम्स कह लो इनको, ये सारे एटम स्प्रिंग से जुड़े हुए हैं जी। ठीक है, थोड़ा सा मैं ब्लैक से दिखा देता हूँ इनको ताकि आपको समझ में आए। ये हमारे क्या हो गए? एटम्स हो गए और स्प्रिंग से सारे के सारे जुड़े हुए हैं। अब आप ही देखो, जब आप इनको खींचोगे किसी को, इनमें से एक को, जैसे ही आप खींचोगे तो ये तीनों मिल करके उसको रोकना चाहेंगे और फिर जैसे ही आप फोर्स हटा दोगे थोड़ी देर ऑसिलेट करके वापस से अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ जाएगा। तो ये मैकेनिज्म है इलास्टिसिटी का। ठीक है, इलास्टिसिटी ऐसे काम करती है। जब कभी हम मटेरियल पे फोर्स लगाते हैं तो इंटर एटॉमिक फोर्सेज लगते हैं। वो फोर्सेज उसको उसके मीन पोजीशन से डिस्प्लेस होने नहीं देना चाहते हैं, लेकिन हम फोर्स लगाते जाते हैं तो वो मीन पोजीशन से डिस्प्लेस होता है और डिस्प्लेस होने के बाद जैसे ही हम फोर्स हटा देंगे तो वापस से अपने फिर ओरिजिनल मीन पोजीशन पे आ जाता है। तो ये फिनोमेना चलते रहता है। अब इसको एक बियॉन्ड द लिमिट कर दोगे तो ये अपने ओरिजिनल मीन पोजीशन पे नहीं जा पाता है, तो ये प्लास्टिसिटी हो जाती है। और अगर ये अपने मीन पोजीशन पे चला जाता है तो इलास्टिसिटी कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देखा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, इलास्टिक डिफॉर्मेशन, इलास्टिसिटी कैसे काम करती है। अब हम बात करेंगे स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में कि अगर हम इसको खींच रहे हैं तो यहाँ पे आपने देखा इक्विलिब्रियम के टाइम पे एक्सटर्नल फोर्स इंटरनल फोर्स के बराबर है। तो इन सब चीज़ों के बाद अब डायरेक्ट हम बात करेंगे स्ट्रेस और स्ट्रेन का। स्ट्रेन का मतलब होता है किसी भी चीज़ में बदलाव आ जाना और स्ट्रेस का मतलब है जो इस चीज़ को करता है ना। तो आइए देखते हैं क्या होता है स्ट्रेस और स्ट्रेन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रेस के बारे में। स्ट्रेस को अगर मैं डिफाइन करूं तो कहेंगे इट इज इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, ये हमारा स्ट्रेस का डेफिनेशन है। स्ट्रेन का डेफिनेशन अगर देखा जाए तो ये होता है इट इज़ द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक है, ये हमारा किसका है? स्ट्रेन का है। तो अब थोड़ा सा इनके बारे में हम बात करेंगे, स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेन क्या है। तो पहले स्ट्रेस को समझते हैं, स्ट्रेस कैसे काम करता है। तो जो डायग्राम हमने बनाया था वैसे ही डायग्राम हम फिर से लेंगे स्ट्रेस के लिए। मान लेते हैं कि ये हमारा कोई मेटल का टुकड़ा है या कोई एलिमेंट है जिस पे हमने फोर्स लगा दिया है F। अब ये देखो, इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्या बोलते हैं? क्रॉस सेक्शनल एरिया। यहाँ पे जैसे ही फोर्स लगाओगे आप, यहाँ पर भी एरिया है ये। ठीक है, सेम एरिया है, सर्कुलर है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। अब यहाँ पर एक फोर्स जनरेट होगा। इस फोर्स को क्या बोलते हैं? इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। तो एट इक्विलिब्रियम, कहाँ पर? एट इक्विलिब्रियम,
जब हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो हमारा ये जो इंटरनल फोर्स है, रीस्टोरिंग फोर्स इंटरनल, ये बराबर होता है इसके, ठीक है। तो ये हो गया F एक्सटर्नल कह लो या F कह लो, और ये बराबर हो जाएगा इसके। कब? जब इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा तब। अब हम डेफिनेशन पे जाते हैं। इट इज़ इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। तो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, तो स्ट्रेस लिख देंगे यहाँ पर, और ये हो गया फोर्स हमारा कैसा है, F अपॉन एरिया कैसा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया लेते हैं, A हो गया। अब बच्चा पूछता है कि यहाँ पे कौन सा फोर्स रखें, ये फोर्स तो हमको मालूम ही नहीं है, ये फोर्स इसके बराबर है, तो जो फोर्स यहाँ पे अप्लाई होगा वो फोर्स आपको यहाँ रखना है न्यूमेरिकल करते वक्त, और एरिया यहाँ से निकाल लेंगे। अगर रेडियस दिया है तो रेडियस से निकाल लेंगे, डायमीटर दिया है तो आधा करके निकाल लेंगे, ठीक है। एरिया डायरेक्ट दिया है तो डायरेक्ट निकाल लेंगे। स्ट्रेस को डिनोट किया जाता है बेटा सिग्मा से। किससे डिनोट करते हैं? सिग्मा से। तो सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स बाई एरिया। ये हमारा हो गया स्ट्रेस। एसआई यूनिट इसका क्या होगा? तो एसआई यूनिट इसका होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ओआर पास्कल भी होता है, पास्कल। ये हमारे यूनिट्स होते हैं। डायमेंशनल फार्मूला इसका क्या होगा? तो डायमेंशनल फार्मूला आप लिख सकते हैं स्ट्रेस का, प्रेशर का जो होगा डायमेंशनल फार्मूला वही इसका होगा, ml के पावर -1 t के पावर -2 हो जाएगा डायमेंशनल फार्मूला। अब बात आती है स्ट्रेन की। किसकी बात आती है? स्ट्रेन की। तो मान लीजिए कि इसमें जब हमने फोर्स लगाया तो इसका जो लेंथ था पहले कितना था? L था, बाद में इंक्रीमेंट होकर के कितना हो गया? L डैश हो गया, L प्लस डेल्टा L। तो चेंज कितना हुआ लेंथ में, है ना? तो लेंथ में अगर आप चेंज निकालने जाएं डेल्टा L, तो ये हो जाएगा L डैश माइनस L मिला के डेल्टा L आ गया। माइनस करके देख लीजिए, L प्लस डेल्टा L और L, तो ये हो गया डेल्टा L। अब ओरिजिनल कितना था? L था। तो ये होता है, स्ट्रेन को E से दिखाते हैं, E इज इक्वल टू, इसको बोलते हैं स्ट्रेन। तो स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है, पढ़िए यहाँ पर, इट इज़ द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू ओरिजिनल डायमेंशन। तो चेंज इन डायमेंशन हमारा कितना हुआ है? डेल्टा L अपॉन L। तो यहाँ पर हमने फॉर्मूले में चेंज इन डायमेंशन लिखा है, लेकिन हमने यूज़ किया है लेंथ को। ये समझाने के लिए, चेंज इन डायमेंशन में सब आ जाता है, एरिया आ जाता है, लेंथ आ जाता है, वॉल्यूम आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया है? चेंज इन डायमेंशन, ठीक है, अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। तो अभी तो हमने लेंथ के लिए दिखाया है, लेंथ बढ़ता भी है, लेंथ घटता भी है, वॉल्यूम भी बढ़ता घटता है, तो उन सारी चीज़ों को भी हम कवर करेंगे। पर अब यहाँ पर समझिए, स्ट्रेन जो है वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी, क्योंकि सेम क्वांटिटी का रेशियो डायमेंशनलेस होता है, यूनिटलेस भी होता है। तो यहाँ तक आज की क्लास में हम लोगों ने देखा डिफॉर्मेशन क्या होता है, डिफॉर्मेशन कितने टाइप के होते हैं, डिफॉर्मेशन कैसे होता है, क्या मैकेनिज़्म है, क्या फिजिक्स है इसके पीछे, और स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होता है, इन सभी चीज़ों को हमने देखा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हैं। अगर आपको समझ में आती हैं तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको तक ये बात पहुँचे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। इन्हीं बातों के साथ आज की क्लास हम समाप्त करेंगे। तो ऐसे ही देखते रहें, सीखते रहें, क्योंकि जब तक सीखने का जज्बा है तब तक जीतने का जज्बा है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।